नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपन यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10th का कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत ही क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि पिछले अध्याय में आपने ऐसे अनेक यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस अध्याय में जो है ऐसे यौगिकों और उनके गुणधर्मों को पढ़ेंगे जहाँ यहाँ पे एक तत्व के रूप में कार्बन का अध्ययन किया जाएगा, जिसका हमारे तात्विक और संयुक्त दोनों रूप से अत्यधिक महत्व होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो उनको अपन अगर देखें तो सुबह से आप जिन वस्तुओं का उपयोग किया हो उनमें 10 वस्तुओं का सूची बनाइए। इस सूची का उपयोग अपने सहपाठियों सूची बनाई गई सूची में मिलाइए और एक से अधिक सामग्री से बनी वस्तुओं सारणी के उपयुक्त स्तंभों में रखिए। तो दोस्तों यहाँ पे धातु से बनी जो वस्तुएं हैं और कांच मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं और अन्य, ये तीन जो है यहाँ पे सारणी बनानी है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आगे अपन रीड करेंगे तो समझ में आएगा आपको। आपके द्वारा भरी गई ऊपरी सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए देंगे। तो आपको जो है बताया जाएगा कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी होती है। इसका परीक्षण करने के लिए आप कोई भी विधि सोच सकते हैं। कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर एक क्या उत्पाद मिलेगा, क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व तत्व कार्बन पर आधारित होते हैं। यानी कि आपके द्वारा जो सूचीबद्ध की गई चीज़ें हैं, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, पुस्तकें हैं, सभी में कहीं ना कहीं कार्बन जो है उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। जितनी सजीव संरचनाएं होती हैं वो सभी कार्बन पर आधारित होती हैं। भूपर्पटीय वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.0% कार्बन उपस्थित होता है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यंत अत्यधिक महत्व है। कार्बन इतने कम मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस अध्याय में कार्बन इनके इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यहाँ पे बात की गई है जो कार्बन के तत्व होते हैं उनमें जो है कौन सा बॉन्ड होता है, उस किस तरह का है। तो पिछले अध्याय में जो है आपने पढ़ा कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। यानी कि जो आयनिक तत्व होते हैं वो विलयन में या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं। एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बन जाता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं किस अवस्था में विद्युत में चालन करते हैं, तो आंसर होगा गलित अवस्था में। अपने आयनिक यौगिकों के अबंधन की प्रकृति को इन गुणधर्म की व्याख्या जो है की है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो टेबल 4.1 है, कार्बन कुछ यौगिक गलनांक और क्वथनांक यहाँ पे दिए गए हैं। कार्बन यौगिक बहुत अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। उपरोक्त यौगिक क्वथनांक गलनांक जो कि आयनिक यौगिक के क्वथनांक गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है, ये आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। उस पर हम निष्कर्ष जो है यहाँ पे बताया गया कि अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो उन परमाणुओं के निष्कर्ष पहुँच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। तो जहाँ पे आपको प्रबल आकर्षण बल नहीं ज़्यादा रहेगा तो वो जो है विद्युत के सुचालक नहीं होंगे। चूँकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि इन यौगिक के अबंधन में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। अब यहाँ पे बताया गया है जैसे कि देख रहे हैं एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। गलनांक जो है इसका 290 बताया जा रहा है और क्वथनांक 391। क्लोरोफॉर्म है CaCl3 209 है और इसका गलनांक 209 है और क्वथनांक 334 है। एथेनॉल है CH3CH2OH है, इसका गलनांक 156 है और क्वथनांक 351 है। मिथेन है, इसका 90 है गलनांक और 111 इसका क्वथनांक है। आगे बात करते हैं जो है कि हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता और संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। तो विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता एवं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसकी निर्भरता जो है अध्ययन आप कर चुके हैं। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ा जाएगा। अब आपको पता है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो क्या है, 6 होती है। और कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, इसके बारे में कार्बन में कितनी संयोजित इलेक्ट्रॉन होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बताया गया है। बाहरी कोश को पूरी तरह भर देने और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझी जाती है। हमने आयनिक यौगिक वाले
तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उसका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के जो सबसे बाहरी कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि बताया गया है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करने होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे यदि, ताकि इसका स्टेप पूरा हो। यदि इन इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4+ आयन ऋणायन बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे तो ये ऋणायन बनाएंगे। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल हो सकता है। तो अब जो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करना या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ आयन धन बना सकते हैं। तो जो काम आसान होगा, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन खोना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी ये भी बताया जा रहा है कि जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं और अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा सकता है। तो दोस्तों यहाँ जो है साझेदारी करके ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। केवल कार्बन की ही नहीं, यहाँ बल्कि अन्य अनेक तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों के परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन की यौगिक की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कुछ अन्य अणुओं को समझ लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु दिखाया गया है। इस तरह यहाँ पे अणुओं से बने समान अणु हाइड्रोजन का है। जैसे कि पहले आपने अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है अतः इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। के कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु H2 बनाता है। परमाणु हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं और क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन को 2 परमाणु के बीच संयोजी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजी आबंध बनता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सहसंयोजी बने दोनों जो है यहाँ पे एक आबंध, इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। 2 परमाणुओं के बीच जो है एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, जैसा कि आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं। और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या होगी? ठीक है, क्लोरीन के बारे में बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो है परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लोरीन द्विपरमाणु अणु और क्लोरीन बनाती है, Cl2 बनाता है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? याद रखिए कि केवल संयोजकता को उस इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को ही चित्रित करना है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विबंध बनना दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे द्विबंध बन रहा है, जो है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो परमाणु कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है 6 ऑक्सीजन को की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन, 6 है तो 2 और होने पर ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो जो ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु होगा 2 और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साझेदारी करेगा। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया कि 2 इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग कर रहा है। ऑक्सीजन के प्रत्येक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणु के बीच द्विबंध बनना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 परमाणु के बीच जो आबंध बनता है उसे क्या बोलेंगे, द्विआबंध बनना कहेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर आगे बात करें यहाँ पे, क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया गया है। तो जल के अणुओं को भी जो है यहाँ बना सकते हैं। इस अणु में एक आबंध है अथवा द्विआबंध, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन की बात करें तो दोस्तों यहाँ नाइट्रोजन के बारे में बताया गया। नाइट्रोजन के परमाणु द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होता है। नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, 7 होती है। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजन क्षमता क्या होगी। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है इसके जो है बाहरी कक्ष में जो है कितने 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन और पाने की कोशिश करेगा।
अष्टक बनाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के केस में। इसे 2 परमाणु के बीच त्रि आबंध का बनना कहा जाता है। तो तीन इलेक्ट्रॉन की संरचना, तो 3 आबंध हो जाएगा। N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसके त्रिबंध को चित्र में यहाँ पे दिखाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आगे बात करें यहाँ पे अमोनिया के अणु की बात करें, तो अमोनिया में NH3 होता है, जैसा कि आप देखेंगे। क्या इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट कैसे विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है। इस अणुओं में एक द्वि अथवा त्रि कौन सा बंध होगा। अब देखते हैं मीथेन की बात करेंगे। अब मीथेन को देखते हैं, तो जो एक कार्बन का यौगिक है, मीथेन जो है कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है। यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। सूत्र जो होगा मीथेन का, यहाँ पे जो मीथेन की बात की जा रही है कि मीथेन का जो सूत्र CH4 है, जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन संयोजक होता है। इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। इस प्रकार 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर जो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। इनका अंतराणुक बल जो होगा वो दुर्बल होगा। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक गलनांक बहुत कम होंगे। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो अवस्थित कण बनते हैं। ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये विद्युत के कुचालक हैं। कार्बन के अपर रूप की बात की जाए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने होते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के परमाणु के परस्पर बंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ अबंधित होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना, हीरे में जो है एक बहुत ही दृढ़ त्रिआयामी संरचना 3 डायमेंशन से बना होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें एक आबंध द्विबंधी होता है, जिस कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ग्रेफाइट की संरचना और हीरे की संरचना, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हीरे की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, और ग्रेफाइट की संरचना ये होती है। और C6 बंगविंस्टर फुलेरिन की संरचना ये दी गई है। इन दोनों विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर तत्व है। तो यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है सामान्य ज्ञान का, कि अब तक का ज्ञात सबसे कठोर तत्व कौन सा है, वो होगा हीरा। जबकि ग्रेफाइट चिकना फिसनशील होता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो कैसा होता है, ये चिकना होता है और फिसनशील होता है। पिछले अध्याय में अपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जबकि ये एक अधातु है, लेकिन ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यानी कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च और ताप पर जो है, दाब और ताप पर जो क्या करके संश्लेषित करके उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया, हीरा बनाया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा वे प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। लेकिन क्योंकि कहने का मतलब है कि वो प्राकृतिक हीरे के जैसे ही लगेंगे। फुलेरिन कार्बन अपूर्ण रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह एक अमेरिकी आर्किटेक्ट बकिमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जिनके CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के लवण की संरचना बनाना है, और सल्फर के 8 परमाणु में बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इसके बारे में बताया गया, क्वेश्चन किया गया है। आगे देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब कार्बन को सर्वतोमुखी प्रकृति का क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। तो विभिन्न तत्वों यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तथा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बन यौगिकों मीथेन की संरचना भी देखी है। अध्ययन के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं को कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने होते हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई, जो लगभग 1 बिलियन आंकी गई है।
अन्य सभी तत्वों के यौगिकों के एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे अधिक है। ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन को ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ गुणधर्म है कार्बन की वो यह है कि सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है, जो जिसकी वजह से इसमें यौगिक बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो है यहाँ पे कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यानी कार्बन खुद के ही अन्य परमाणु के साथ जो है अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जो अन्य जो है परमाणु में नहीं देखने को मिलती। अब जिसमें बड़ी संख्या में अणु होते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है, कैटेनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला और वलय में उपस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि तथा त्रि अबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच एक अबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द्वि अथवा त्रि अबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। द्वि अबंध वाले जो है वो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे, या त्रि अबंध वाले। तो दोस्तों ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, द्वि अबंध त्रि अबंध वाले कार्बन यौगिक को क्या कहा जाता है, वो होगा असंतृप्त, और एक अबंध वाले को संतृप्त कहेंगे। इसके बाद कार्बन यौगिक की सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। यह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन अबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े अनेक यौगिक होते हैं। चूंकि यहाँ बात की जा रही है कार्बन की, तो कार्बन की संयोजकता कैसी है, 4 है। यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, और इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु और कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे जो है कार्बन द्वारा प्रबल अबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों की नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने अबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो अब यहाँ कार्बन यौगिक की बात की जाए तो कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण जो है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट है उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुःसंयोजकता और संकलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु और परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था, तथा यह समझा गया था कि कार्बन यौगिक और अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया था कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट में अमोनियम साइड से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। लेकिन कार्बाइड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों यहाँ पहले ये बताया गया था, मतलब समझा गया था कि कार्बन यौगिक केवल सजीवों में निर्मित हो सकते हैं। लेकिन जो 1828 में फ्रेडरिक वोहलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसको असत्य प्रमाणित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी समय एक घटना थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों मीथेन की जो संरचना है, पहले समझ चुके हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक अबंध के रूप में आपस में जोड़ा जाता है। फिर कार्बन का शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया गया है। जैसे कार्बन के बीच पहला चरण ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे अगले जो चरण है, 3 चरण है, उसको भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है। कार्बन की जो 3 संयोजकता होती है वो असंतुष्ट रहेगी, ठीक है। अतः प्रत्येक का आबद्ध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ यहाँ पे जो है आबंध किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये और ये, इसी तरह यहाँ पे आप जो है फार्मूले में देख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ यहाँ पे आबंध किया जा रहा है, ठीक है। तो एथेन की इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका अणु C3H8 है।
आप देखेंगे कि सभी परमाणु की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध को से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्य ये यौगिक अत्यधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। जो संतृप्त होंगे वो ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होंगे। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एकान यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसके बारे में कहा गया है कि जिसे एथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित करेंगे, जैसे आप जो है चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो चरण पहले में जो है कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। दूसरे देखें तो यहाँ पे कार्बन के बीच ये 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये दूसरे चरण की बात हो गई। इसके बाद अगले चरण की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि हम देखें प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बनों के बीच द्वि आबंध हो, यानी कि संयोजकता असंतुष्ट होने की वजह से 2 कार्बन की अगर द्वि आबंध बनते हैं तभी इनकी संयोजकता संतुष्ट होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह ये जिसमें एथीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दी गई है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन कार्बन के अन्य यौगिक का जो सूत्र है वो C2H2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं? कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार की द्वि और त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिक को कार्बन यौगिक कहते हैं और ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब आते हैं श्रृंखलाएं एवं बल, शाखाएं एवं बलय। तो दोस्तों यहाँ पे श्रृंखलाएं की बात करें तो यहाँ पे पिछले खंडों में आपने कम से 1 2 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक मीथेन, एथेन, प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणु की इस प्रकार श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं, तो इनमें 6 के नाम और संरचना प्रणाली यहाँ पे दिए गए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक जो है सूत्र यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दिए गए हैं, इनको आप जो है लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या, नाम, सूत्र और संरचना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बन CH4 की संरचना ये बन रही है। एथेन की जो C2H6 है ये संरचना बन रही है। प्रोपेन की संरचना C3H8 फार्मूला होगा, इसका ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ब्यूटेन का है तो यहाँ पे आप जैसा कि देखेंगे C4 एस्टर होगा और यहाँ पे जो है आप इसका संरचना देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेंटेन की, इसी तरह आप यहाँ पे हेक्सेन की संरचना नोट डाउन कर सकते हैं। किंतु हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें, 4 परमाणु क्रमांक से कार्बन कंकाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बनते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है, एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है। तो अब आगे बात करें 2 संभावित कार्बन कंकाल जो यहाँ पे दिखाया गया है। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है, ये बना रहा है फिगर और फिगर ये बन गया। तो C4H10 सूत्र से 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण अणु जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है बनेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन संरचनाओं का एक ही सूत्र है C4H10, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाली यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो बताई गई है कि जो विभिन्न समान आणविक संरचना वाले हों लेकिन ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयन कहते हैं। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं कहते हैं। कुछ यौगिकों के कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6 एस्टॉल होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो और आगे अपन यहाँ पे क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? ठीक है, सीधी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला, चक्रीय कार्बन श्रृंखला यहाँ पे ये बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये केवल कार्बन हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं और एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन त्रिआबंध वालों को, एक या अधिक त्रिआबंध वालों की एल्काइन कहते हैं, जिसमें एक ही जिस कार्बन हाइड्रोजन वाले वो सभी कार्बन जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो दोस्तों कुछ और टॉपिक है यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हैं कार्बन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैत्रिक तत्व है और इसमें कार्बन हाइड्रोजन यौगिकों की चर्चा की गई है। लेकिन कार्बन अन्य तत्व जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। कार्बन हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन की प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु
कुछ प्रकारात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी में दिखाया गया। यह विषम परमाणु और प्रकारात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रकारात्मक कहलाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रकारात्मक समूह दिए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की प्रमुख संयोजकता और संयोजकता दर्शाई गई है। हाइड्रोजन के एक या अधिक पर अणुओं की प्रतिस्थापित करके इस संयोजक द्वारा प्रकारात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो विषम परमाणु हैं यहाँ पे, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और यौगिकों का प्रकार है यहाँ पे हेलो क्लोरोब्रोमो है, और प्रकारात्मक यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन है। ऑक्सीजन की बात करें तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और वोक्सिलिक अम्ल है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें समजातीय अणु श्रेणी। समजातीय श्रेणी की बात करें यहाँ पे, तो कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखला शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन अन्य परमाणु को उपरोक्त किसी भी प्रकारात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्काइल जैसे प्रकारात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक गुणधर्म तय करती है, जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3OH हो गया, C2O, C2H5OH हो गया, CH3S7OH हो गया, C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, CS4 C2S6, इसमें A-CH2 और का अंतर, इकाई का अंतर है, और C2S6 C3H में एक CH2 इकाई का अंतर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।